गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 4 जुलाई के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी देखिए अप्रैल तक की जो करंट आउटलुक है, यानी कि जनवरी से 2020 से लेकर अप्रैल 2020 तक का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो गया है। मई और जून का जो कंटेंट है ये थोड़ा कंटेंट कम है, तो इसको मैं एक साथ ही पब्लिश करूंगा मई जून 2020 के नाम से। इसके अलावा ये रामबाण नोट्स अवेलेबल हैं एमपी जीके के, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। एनसीईआरटी का सार ये आपका अवेलेबल है 8th, 9th और 10th का, 11th और 12th का। ठीक है, आप लेना चाहें इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये पुराना कंटेंट है, देखिए व्यापम में पुराना कंटेंट भी महत्वपूर्ण होता है, तो आप वो भी चाहें तो उसको ले सकते हैं। कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके साथ एक और प्रश्न हमने पूछा था कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है कि खेलों से संबंधित नहीं है, तो देखिए विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और एकलव्य अवार्ड, ये तीनों ही जो हैं वो मध्य प्रदेश के खेलों से संबंधित पुरस्कार हैं, अवार्ड हैं। लेकिन जो शिखर सम्मान है ये आपका स्पोर्ट्स से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फड़के स्टूडियो जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। और देखिए दो लोगों ने बहुत अच्छा इसका रिप्लाई किया है, जिनमें से एक आरती है। हालांकि आरती ने ये जो सन है, ये सारे के सारे जो सन है ये गलत यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये सन सारे गलत हैं, लेकिन इन्हें जानकारी बहुत अच्छी दी है। लेकिन इसके अलावा मिली चौहान जो है, इनका सबसे अच्छा आंसर रहा है। इसमें से शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश खेलों से संबंधित नहीं है। विक्रम खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1990 में। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हालांकि देखिए राशि, अगर आप हमारा करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं, हमारी मैगजीन अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा ये जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। विश्वामित्र खेल पुरस्कार की जो शुरुआत है 1994 में हुई थी। एकलव्य खेल पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, विक्रम पुरस्कार जब स्टार्ट हुआ था उस समय मुख्यमंत्री थे सुंदर लाल पटवा। ठीक है, ये ध्यान रखें, कौन थे? सुंदर लाल पटवा, 1919 में। ठीक है, ये ध्यान रखें, इन्हीं के द्वारा इसको शुरुआत करी गई थी। और विक्रम पुरस्कार जो सीनियर वर्ग के खिलाड़ी होते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है, जिन्होंने कम से कम पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेली हुई। ठीक है, और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जो एकलव्य पुरस्कार है ये आपका 1994 में स्टार्ट हुआ था, और 19 वर्ष से कम आयु के जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना प्रदर्शन किया हो। विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये कोचेस को दिया जाता है, जो कोच करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। 1994 में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसमें इसका जो फंडा रहता है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन वो यही रहती है कि जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को कोच किया हो, प्रशिक्षित किया हो। ठीक है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, अथवा बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, राष्ट्रीय चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, दोनों में से कम मतलब इस तरीके की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उसमें विक्रम पुरस्कार या एकलव्य पुरस्कार में 2 स्वर्ण या 4 रजत अथवा कांस्य पदक प्राप्त किया हुआ हो, ऐसे खिलाड़ियों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, शिखर सम्मान जो है ये संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। 1980s में इसकी शुरुआत जो है वो करी गई थी। ठीक है, और शिखर सम्मान पहले संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है, और ये 3 विधाओं में प्रदान किया जाता है। हालांकि वर्ष 2012 से 7 विधाओं में ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है, तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ये 2 प्रश्न के आंसर जो हैं आपको कमेंट करके बताने हैं। जिसका भी अच्छा कमेंट मुझे पसंद आएगा उसको मैं वीडियो पे विद नेम पब्लिश किया करूँगा वीडियो में। इसके अलावा MPSI, MP कांस्टेबल सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, अगर आप लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं व्यापम की, तो आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग कितने मेगावाट की है? देखिए अभी अगर बात करें
अप्रैल मई के डेटा की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अप्रैल मई 2020 के डेटा के हिसाब से अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की टोटल बिजली उत्पादन की क्षमता जो है वो 21,000 मेगावाट है। ठीक है, तो 21,000 मेगावाट वैसे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर इस वर्ष की अधिकतम संभावित आवश्यकता की बात करते हैं तो वो 16,000 मेगावाट है। मतलब 16 + 5 मतलब 5,000 मेगावाट क्षमता जो है, बिजली का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में एक्स्ट्रा में हो रहा है। अगर अभी हाल में हम बात करते हैं तो जो थर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं, थर्मल प्रोजेक्ट्स से 5400 मेगावाट, हाइड्रल प्रोजेक्ट से 917, संयुक्त उपक्रम एवं अनहाइड्रल प्रोजेक्ट से 2515, केंद्रीय क्षेत्र से 5005, आईपीपी से 3427 और नवकरणीय ऊर्जा से 3963 मेगावाट जो बिजली है वो जनरेट अभी हाल में मध्य प्रदेश में की जा रही है। देखिए, प्रश्न एग्जाम में इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखें, डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो डेटा है मध्य प्रदेश की जनसंपर्क वेबसाइट का है, तो जितना भी आपको डेटा मैं देता हूँ वो जनसंपर्क वेबसाइट की कोशिश करता हूँ कि जनसंपर्क वेबसाइट से ही दूँ, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उस पर क्लेम कर सकें। अगला प्रश्न, हाल ही में देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो मध्य भारत की पहली और देश की दूसरी प्लाज्मा बैंक है वो शुरू हुई है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, जबकि देश की दूसरी है तो देश की पहली जो है वो कहाँ पर शुरू हो चुकी है? वो शुरू हो चुकी है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के बाद इंदौर में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो गई है और ये कहाँ पर हुई है? अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, इसका ऑनलाइन शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनके द्वारा करा गया। इसमें पहले ही दिन 100 प्लाज्मा को संग्रहित करा गया है। इसमें प्लाज्मा जो है, जिस प्रकार से आपका जो ब्लड है, ब्लड डोनेट किया जाता है, उसी प्रकार से आपका जो प्लाज्मा है उसको भी आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसे लोग जिनको कोरोना हो गया था, देखिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज को जनरेट कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आपकी बॉडी में पहुंचा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर इनके एंटीबॉडीज बन जाएंगे और यही एंटीबॉडीज से जो होता है प्लाज्मा का जो रखने का, संग्रहित करने का जो कार्य है वो इसी चीज़ के लिए किया जाता है, ताकि इन एंटीबॉडीज का यूज़ करके जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनका उपचार किया जा सके। ठीक है, तो अभी 1 महीने पहले ही इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का उपचार प्रारंभ किया गया था। हालांकि इसका काफ़ी विरोध भी होता रहा पहले। अब तक इस थेरेपी से 25 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। इलाज के रिजल्ट के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है उसने इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा बैंक की अनुमति दे दी थी। ठीक है, और इसमें कोरोना संक्रमण से जो ठीक हो चुके लोग हैं उनके प्लाज्मा को इसमें संग्रहित किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका तुरंत उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंदौर में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो चुकी है। देश का दूसरा प्लाज्मा बैंक होगा। पहला जो है वो कहाँ पर है? आपका दिल्ली में हो। पहले दिन कितने 100 प्लाज्मा को संग्रहित इसमें करा गया है। अगला प्रश्न है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस प्रदेश की सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू कर रही है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार है। डेफिनेटली ये अभियान है हमारा घर हमारा विद्यालय। तो इसमें जो अभियान है 6 जुलाई से स्टार्ट होगा। ध्यान रखिए, अभियान है, योजना है, डेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेट याद रखें, 6 जुलाई से हो रहा है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। राज्य में कोरोना संकट के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 6 जुलाई से अभियान शुरू होगा। क्यों होगा? उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्रों की शैक्षणिक नियमितता का ख्याल रखने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से एक डिजिटल अभियान तैयार किया है, जो छात्रों को स्कूल जैसा माहौल प्रदान करने के लिए होगा। घंटी बजेगी बाकायदा आपके मोबाइल में और आपकी पढ़ाई होगी। अलग अलग शेड्यूल दिया गया है, जैसे 6 जुलाई सोमवार, 7 जुलाई मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सबका अलग अलग जो है वो शेड्यूल रहेगा कि कब कौन सी चीज़ पढ़ाई जाएगी इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार का ये अभियान लॉन्च करने वाली सरकार है मध्य प्रदेश सरकार। महत्वपूर्ण अभियान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड भोपाल तथा किस कंपनी ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के एक जिले के एक स्कूल को गोद लिया है? एक योजना ये चलाई जा रही है कि मध्य प्रदेश के 52 जिले के 52 स्कूलों को इसमें गोद दिया जाएगा और ये मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड और कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इन दो
के द्वारा इस योजना को क्रियान्वित अभी किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट के जरिए। ठीक है, और इसमें संयुक्त रूप से ये दोनों मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये एक जिले के एक स्कूल को गोद लेने की योजना इन्होंने प्रारंभ करी है। एक जो ओपन बोर्ड है, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए प्रदेश के 52 जिलों में से एक एक स्कूलों का चयन किया गया। इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्कूल के विद्यार्थियों को सरल से सरल, खेल खेल में तथा स्मार्ट तरीके से पढ़ाने की ट्रेनिंग स्कूल के शिक्षकों को देने वाला है। इसके अलावा स्कूल में डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट तथा सर्व सुविधायुक्त क्लासरूम का भी निर्माण कराया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा। सुविधाएं जुटाने के लिए हर साल स्कूल बोर्ड फंड भी जारी करने वाला है। बोर्ड ने हर 3 साल में एक स्कूल पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार करी है। तो ये 11 करोड़ आपको याद रखना है। तो देखिए, स्मार्ट क्लासेस हैं तो अब ये सब डिजिटल बोर्ड और सारी चीज़ें तो ये रहती हैं, आपको पता ही होगा। अब दूसरी आपको कंपनी याद रखनी है। तीसरा, एक किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, एजुकेशन फॉर ऑल के तहत। तो मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हर जिले में एक स्कूल को ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या कर रही है, गोद ले रही है। एक और इम्पॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि छतरपुर जिले का जो रिकवरी रेट है वो सबसे अच्छा है मध्य प्रदेश और देश की रिकवरी रेट से सबसे बेहतर। मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट है 76.60, देश का रिकवरी रेट है 58.26%। ठीक है, और छतरपुर का जो रिकवरी रेट है यानी कि कोरोना से रिकवरी का जो रेट है वो 84.21% है। जिले में 57 मरीज मिले थे, जिनमें से करीब 55 मरीज प्रवासी हैं, बाहर से आए हैं। ठीक है, और अब तक जिले में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है छतरपुर जिले में। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है कि 19 मई से लेके पूरा 26 जून तक का क्या इसका हिसाब किताब रहा है, कितने मरीज ठीक हुए हैं, कितने मरीज पॉजिटिव हुए। तो एक ग्राफ से भी इसको समझा जा सकता है, हालांकि ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में स्थित नूराबाद उद्यानिकी को हॉर्टिकल्चर का हब बनाया जाएगा। देखिए, इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत नूराबाद उद्यानिकी जो है उसको हॉर्टिकल्चर का हब बनाया जाना है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नूराबाद कहाँ पर है। तो ये नूराबाद जो है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आता है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, बताता हूँ क्यों फेमस है। यहाँ पर देखिए, ये जो हॉर्टिकल्चर का जो हब बनाया जाना है इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत, ध्यान रखिए, इंडो यानी कि इंडियन, इजराइल माने कि इजराइल, 2 देश इसमें शामिल रहेंगे। तो नूराबाद मुरैना जिले का है। नूराबाद उद्यानिकी को हॉर्टिकल्चर का हब बनाया जाएगा। यहाँ 2000 किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको 12 मासी सब्जियां जैसे चेरी हो जाती है, आपकी शिमला मिर्च हो जाता है, टमाटर हो जाता है, इनका उत्पादन कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसानों को ट्रेनिंग के बाद उन्नत किस्म की सब्जी की जो पौध है यानी कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं सब्जी के, बीज है, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, और नूराबाद को हॉर्टिकल्चर हब बनाने के लिए आदर्श कृषि कार्यमाला के तहत किसानों को प्रक्षेत्र नूराबाद पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 ध्यान रखना है आपको। इंडो इजराइल यानी कि देश का नाम याद रखना है, नूराबाद का नाम याद रखना है। क्या बनाया जाएगा, हॉर्टिकल्चर हब बनाया जाएगा। अब देखिए नूराबाद क्यों फेमस है। आप यहाँ पर एक ब्रिज देख रहे हैं इस इमेज में। ठीक है, तो ये जो नूराबाद है ना, ये इसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। नूराबाद यानी कि नूर जहां। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। देखिए, ये एक्चुअल में कहाँ पर है, आगरा मुंबई हाईवे है। चलिए कमेंट करके बताएं कि आगरा मुंबई हाईवे जो है ना भैया, इसका नंबर क्या है, कौन सा नेशनल हाईवे ये है, चलिए कमेंट करके बताएं। तो ये देखिए, मुरैना से जो ग्वालियर का जो रूट है उसमें एक सांक नदी यहाँ पर बीच में पड़ती है। इस सांक नदी पर एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है नूराबाद पुल। ठीक है, और ये मुगल कालीन इतिहास की एक बेहतरीन मिसाल है। और ये जो पुल है मध्य प्रदेश शासन का जो पुरातत्व विभाग है उसने उसको संरक्षित कर रखा है। ठीक है, ये मुगल बादशाह जो जहांगीर था ना, उसने 16वीं शताब्दी में जो उसकी पत्नी थी नूरजहां, उसके नाम पर इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसको नूराबाद पुल कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से ये पुल बनाया गया है। यहाँ पे बीच में रोड दिखाई दे रही होगी, बाकी ये सांक नदी है यहाँ पर दोनों तरफ इसके। इस गांव का जो प्राचीन नाम है वो सरोहा हुआ करता था। जहांगीर नूरजहां के समय में इसका नाम नूराबाद रखा गया था। एक और चीज़ है, यहाँ पर जो मुसाफिर होते थे उनके रुकने के लिए सराएं भी बनाई गई थी, जिसके द्वार पर फारसी में लिखा हुआ है। इसकी मरम्मत सन 1961 में औरंगजेब के शासनकाल में कराई गई थी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न आपका
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक जीके मैंने आपको बता दिया है, स्टैटिक जीके ये आपने अब तक किताबों में नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ना तो आपको किसी चैनल ने बताया होगा, ना ही आपने किसी किताब में पढ़ा होगा, ना ही किसी ग्रुप में आपने देखा होगा। अगर देखा है तो कमेंट जरूर करें उस चैनल का नाम। गाइस ये पूरा था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को देखिए डेफिनेटली लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और कमेंट तो आप कर ही दिया करें। अगर आपका कमेंट अच्छा लगेगा तो मैं आपको सबके सामने पब्लिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।